हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक न्यू सेशन की। जी हां दोस्तों, आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अपना एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा चैप्टर वाइज MCQ। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग साइंस के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आप क्वेश्चन के नेचर को समझ पाएंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसको समझ पाएंगे, साथ ही उस हिसाब से आप अपने थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को कहा जाता है। जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है मांसपेशी, उत्तक, फ्लोएम, रेशे। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और ये जो उत्तक होते हैं ये समान कोशिकाओं से बने होते हैं, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो समान कोशिकाओं से होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर उत्तक हो जाएगा, यानी कि टिश्यू हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी के किस शाखा में उत्तक का अध्ययन किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हिस्टोलॉजी में हम लोग, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? औत्तिकी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? औत्तिकी कहते हैं। बायोलॉजी के इसी शाखा में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो सर उत्तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि टिश्यू का अध्ययन करते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये सवाल पूछे कि उत्तकों का अध्ययन बायोलॉजी के किस शाखा में किया जाता है, आप क्या जवाब देंगे? उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि बायोलॉजी में एक ब्रांच के रूप में हिस्टोलॉजी को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी को एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, हिस्टोलॉजी को एक ब्रांच के रूप में स्थापित करने का श्रेय मार्सेलो मेलपिगी को जाता है। किसको जाता है सर? मार्सेलो मेलपिगी को जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखना। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उत्तक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी ध्यान में रखना, उत्तक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो बिचट नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा सर? बिचट नामक वैज्ञानिक ने करा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम और स्थूल कोण उत्तक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका जाइलम और मृदु उत्तक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जाइलम और फ्लोएम, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका जाइलम और दृढ़ उत्तक। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ये बताइए कि संवहन किस में होता है? आप सभी कहेंगे सर संवहन तो प्लांट में होता है। और आपको ये भी मालूम है कि प्लांट में कितने प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं? प्लांट में कितने प्रकार के संवहन उत्तक होते हैं? आप सभी कहते हैं सर 2 प्रकार के। कौन कौन सा? तो सर पहला होता है जाइलम। पहला कौन सा होता है? जाइलम। और दूसरा कौन सा होता है सर? तो फ्लोएम। आप सबों को ये भी मालूम है कि जाइलम का काम क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर ये पौधे में जल और खनिज लवण को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो है ये पौधे में भोजन और हार्मोन को पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है। तो आप इस तरह से ये कह सकते हैं कि सर पौधे में जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है या पौधे में जो संवहन की प्रक्रिया होती है वो इन 2 उत्तक से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। इसीलिए संवहन पुल का निर्माण कौन करेगा? तो सर जाइलम और फ्लोएम करेगा।
तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, आप क्या कहिएगा? सर जाइलम और फ्लोएम उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है पौधों को संरक्षित रखना। ये तो सर बिल्कुल सही है, ये पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य है, क्योंकि अगर बाह्य त्वचा नहीं रहेगा तो पौधा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सर पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य क्या होता है? पौधों को संरक्षित रखना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोदन परत तैयार करना। बिल्कुल सही है सर, ये पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य होता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। पौधे के शरीर से जो पानी बूंद बूंद बाहर आता है, इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधे के छाल से भी होता है और लिप से भी होता है। छाल बोले तो पौधे के स्टीम से, तना से। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है ये भी कहाँ से होती है? पौधे के बाह्य त्वचा से होती है। जबकि हमारा जो ऑप्शन चौथा दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण करना, ये पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। पौधे के बाह्य त्वचा का कार्य क्या नहीं है? तो सर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्या है सर? प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पौधा क्या करता है? अपना ग्लूकोज का निर्माण करता है। पौधा क्या करता है? अपना ग्लूकोज का निर्माण करता है। ध्यान में रखिएगा, आपके वातावरण में जो CO2 है उसको कौन हटाता है? तो सर आपके वातावरण में जो CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? हट जाता है। ध्यान में आप ये भी रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद क्या है? बाय प्रोडक्ट क्या है? आप सभी क्या कहेंगे? सर ऑक्सीजन जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का क्या है? बाय प्रोडक्ट है। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉलेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पेरेनकाइमा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका एरेनकाइमा। क्या होगा इसमें आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका पेरेनकाइमा होता है, जो पेरेनकाइमा होता है, इसका हिंदी क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर ये मृदु उत्तक कहलाता है। और जो आपका कॉलेनकाइमा होता है, जो आपका कॉलेनकाइमा होता है, इसका हिंदी होता है स्थूल कोण उत्तक। इसका हिंदी क्या होता है? स्थूल कोण उत्तक होता है। और जो आपका एस्केलेनकाइमा होता है, जो एस्केलेनकाइमा होता है, इसका हिंदी होता है सर दृढ़ उत्तक। इसका हिंदी क्या होता है? दृढ़ उत्तक। मेरे मित्र आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको ध्यान में रखना है कि पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा ये तीनों ही प्लांट के कौन से उत्तक हैं? तो सर ये तीनों ही प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। प्लांट के कौन सा उत्तक है सर? तो सर सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी कि आप कह सकते हैं सर ये तीनों ही प्लांट के सरल अस्थायी उत्तक हैं। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि मृदु उत्तक का काम क्या होता है? तो सर ये पौधों को संरक्षण देता है, यानी कि पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा आपका जो स्थूल कोण उत्तक होता है ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जबकि जो आपका एस्केलेनकाइमा है, जिसका हिंदी दृढ़ उत्तक होता है, ये पौधे को क्या करता है सर? कठोरता प्रदान करता है और मजबूत बनाता है, दृढ़ बनाता है। तो इसके नाम में ही दृढ़ लगा हुआ है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, कठोर और मजबूत बनाने का मतलब क्या हुआ? दृढ़ बनाना। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर दृढ़ उत्तक पौधों को क्या करता है? कठोर और मजबूत बनाता है। तो आप बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में एस्केलेनकाइमा दिया हुआ है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तक तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। जबकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है शीर्ष विभोज्योतक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पैरेन्काइमा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्क्लेन्काइमा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आपका पार्श्व विभोज्योतक। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू। पहला क्या होता है सर? मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो हिंदी में विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं सर? परमानेंट टिश्यू को हिंदी में हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम। पहला कौन सा होता है आपका? एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा आपका होता है लैटरल मेरिस्टेम और तीसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तीनों क्या है सर? तो ये तीनों मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रकार हैं। मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखिएगा, एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हिंदी में हम लोग शीर्ष विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्ष विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। और लैटरल मेरिस्टेम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो सर पार्श्व विभोज्योतक उत्तक कहते हैं। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है यानी कि जो शीर्ष विभोज्योतक उत्तक है, ये प्लांट के जड़ और तना के शीर्ष में पाया जाता है। प्लांट के जड़ और तना के शीर्ष में कौन सा उत्तक पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, जो लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो लैटरल मेरिस्टेम है यानी कि पार्श्व विभोज्योतक उत्तक है, ये कहाँ पाया जाएगा? तो सर ये प्लांट के स्टेम में यानी कि तना में पाया जाता है। और आपको ध्यान में ये रखना है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो सर ये टहनियों के पर्व में पाया जाता है। ये टहनियों के पर्व में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर हमसे तो सिर्फ इतना पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन सा विकल्प जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाया जाता है। आप कहेंगे एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्ष विभोज्योतक। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। आपका ऑप्शन है जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि प्लांट में मृत कोशिकाओं से बना हुआ उत्तक कौन सा है, या प्लांट का कौन सा उत्तक मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो आप सभी कहेंगे सर जाइलम जो है ये मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पैरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये तीनों ही प्लांट के जीवित उत्तक हैं या मृत उत्तक हैं। आप सभी याद रखेंगे सर ये तीनों ही प्लांट के जीवित उत्तक हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 3, 5। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी याद रखना कि जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पेशी उत्तक बोलते हैं, सर ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के। आप कहेंगे कौन कौन सा? तो ध्यान में रखना है, पहला होता है रेखित पेशी, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी और तीसरा होता है आपका हृदय पेशी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या कहेंगे? सर 3 प्रकार के। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अधिचर्म कोशिका, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मृदु उत्तक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्थानीय उत्तक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है संयोजी उत्तक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा का निर्माण हुआ है।
आप सभी ध्यान में रखेंगे कि त्वचा का जो निर्माण है वो एपिडर्मल सेल से हुआ है, यानी कि एपिडर्मल कोशिका से हुआ है। और ध्यान में रखिएगा, एपिडर्मल कोशिकाओं को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अधिचर्म कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अधिचर्म कोशिका कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है, आप सभी कहेंगे अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मृदु ऊतक दिया हुआ है, पैरेन्काइमा दिया हुआ है। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है कि मृदु ऊतक आपका एक प्रकार का प्लांट ऊतक है, जो प्लांट को क्या करता है सर, संरक्षण प्रदान करता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अस्थानीय ऊतक भी दिया हुआ है, तो अस्थानीय ऊतक नहीं होता है, अस्थायी ऊतक होता है। और अस्थायी ऊतक भी प्लांट के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग सरल अस्थायी ऊतक बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसको हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक बोलते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक जब भी आपसे कोई पूछे तो आप किसका नाम लेंगे, जाइलम और फ्लोएम का। और अगर आपसे कोई सरल अस्थायी ऊतक का चर्चा करे तो आप किसको खोजेंगे सर, स्केलेनकाइमा को, पैरेन्काइमा को और कॉलेनकाइमा को। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में संयोजी ऊतक भी दिया हुआ है, तो आप सभी याद रखना कि संयोजी ऊतक का उदाहरण रक्त है, ब्लड है, और जो आपके बॉडी में हड्डी है, जो बोन है, वो भी किसका उदाहरण है, तो सर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होगा इसका आंसर? भाई मेरे अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण कौन कौन सा है। तो आप कहेंगे सर रक्त है और हड्डी है। आप सबों को पता है कि हड्डी का कलर तो व्हाइट होता है और ब्लड का कलर कैसा होता है। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो लाल होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। भाई मेरे आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर रक्त, ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। तो रुधिर हमारा क्या है सर, लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में प्लाज्मा भी दिया हुआ है, श्वेत रुधिर कणिकाएं भी दिया हुआ है और लाल रुधिर कणिकाएं भी दिया हुआ है। ये सब क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो ब्लड है ये प्लाज्मा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स से मिलके बना होता है। जो आपका रक्त होता है जिसको आप रुधिर बोलते हैं, ये किससे बना होता है, तो सर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेलेट्स से मिलके बना होता है। तो आप ये कह सकते हैं आपके ऑप्शन में जो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दिया हुआ है वो क्या है सर, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पत्ते में पानी, मानव शरीर में भोजन, पौधे में भोजन, पौधे में सूर्य के प्रकाश। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो बस आपको दो कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आप सबों को मालूम है और रिसेंटली अभी जस्ट आपने देखा भी है कि पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं। पहला होता है आपका जाइलम और दूसरा आपका कौन सा होता है, तो आप सभी कहते हैं फ्लोएम। मेरे मित्र बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जाइलम जो होती है इसमें क्या पाया जाता है, तो सर जाइलम में ट्रैकियार्ड्स होते हैं। जाइलम में क्या होता है सर, ट्रैकियार्ड्स होता है जो जल का संवहन पौधे के हर एक भाग में करता है। और इसी ट्रैकियार्ड्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं। इसी ट्रैकियार्ड्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फ्लोएम में क्या पाया जाता है, तो सर इसमें सीव ट्यूब पाया जाता है। फ्लोएम में क्या पाया जाता है, सीव ट्यूब पाया जाता है। और यही सीव ट्यूब पौधे के हर एक भाग में किसको पहुंचाता है, तो सर भोजन को पहुंचाता है। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है।
आप कह रहे हैं कि सीव ट्यूब फ्लोएम में पाया जाएगा और फ्लोएम का कार्य क्या है, तो सर ये भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर सीव ट्यूब और सहकोशिकाएं पौधे में भोजन के संचरण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।